हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेज। इस चैनल पर हमने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं। इस वीडियो को आप तभी देखें जब पिछले की सारी वीडियो आपने देख रखी हों। हर एक वीडियो में हमने हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन मैं पूरा करा चुका हूँ। आज अपवर्तन की बारी है। चलिए अपवर्तन करना सीखते हैं। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं पढ़ी है तो कृपया उन्हें पढ़ लें, लेकिन अपवर्तन जो अलग ही लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम फिर से। देखिए जरा, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। जैसे मान लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। यहाँ समझने की बात यह है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो माध्यम है। भाई एक माध्यम तो निर्वात है, जिसमें मतलब हम वायु कहते हैं, वायु वाला, और एक माध्यम हमारे पास में क्या है, कांच है। क्या है, कांच। कांच का एक प्लेन है। जब प्रकाश की किरण इससे गुजारी जाती है ना, इससे गुजारी जाती है, तो वायु वाला जो माध्यम है वो होगा विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम। और जो कांच वाला माध्यम है वो होगा भाई सघन माध्यम। क्या होगा, सघन माध्यम। तो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब कोई प्रकाश किरण इस कांच वाले तल से गुजारी जाएगी तो ये वाला जो माध्यम है, इसे मानेंगे हम पहला माध्यम, यानी कि जो होगा माध्यम नंबर 1। और ये जो होगा कांच के अंदर वाला, ये होगा माध्यम नंबर 2। माध्यम नंबर 2। हमने प्रकाश के परावर्तन में देखा था कि प्रकाश किरण आती थी, जिस माध्यम से आती थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, जिस माध्यम से आती थी। लेकिन इसमें क्या है, प्रकाश किरण किसी पारदर्शी चिकने तल से टकराएगी। पारदर्शी होगा चित्र, जो तल होगा वो कैसा होगा, पारदर्शी। अब पारदर्शी से जब टकराएगी तो जहाँ पे पृथककारी जो तल है, पृथककारी तल है, यहाँ से प्रकाश किरण को जाना चाहिए था ऐसी नहीं जाकर या तो प्रकाश किरण इधर को यानी कि दूर हट जाएगी, इससे अभिलंब से या तो दूर को हट जाएगी या अभिलंब के पास आ जाएगी। ठीक है, अभिलंब से या तो दूर हट जाएगी या अभिलंब के पास आ जाएगी। अच्छा, ये भी बताएंगे भाई किस माध्यम में पास में आएगी और किस माध्यम में दूर जाएगी। यहाँ मैं बताने की कोशिश केवल इतनी सी कर रहा हूँ, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ हम ये नहीं लगाएंगे किधर को हट रही है, दूर हट रही है, पास हट रही है, ये नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी कि रास्ता भटक जाएगी। और जब रास्ता भटक जाती है तो यही जो घटना होती है प्रकाश की, इसी को हम कहते हैं भाई प्रकाश का अपवर्तन। बताओ किस किस को समझ में आ गया। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी भाई डेफिनेशन लिख ले रहे हैं, और लिखते ही लिखते आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से मैं यहीं से लिख दे रहा हूँ, से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये विचलित वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है। विचलित का मतलब है रास्ता भटक जाती है, अपने रास्ते से थोड़ी बहुत इधर या उधर हो जाती है। ठीक है, बस यही बताने का मतलब है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन जब भी पूछी जाएगी आपसे, तो जब भी पूछी जाएगी या तो 2 नंबर पूछ लेगा या 1 नंबर का भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ऐसा होता है कि आपको इसी तरह से लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद में
चलो, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब हम इसका एक चित्र बना लेंगे जिससे हमें ये याद रहेगा हमेशा। ठीक है, देखिए चित्र क्या हो जाएगा, ये देखिए मैंने एक समतल खींच दिया है, मान लीजिए ज़्यादा बड़ा नहीं खींच रहा मैं, ऐसे मान के चलिएगा। इससे जो नीचे का माध्यम है वो आप चाहे जल मान लो या कुछ और मान लो। ठीक है, ये अभिलंब है। अभिलंब को दोस्तों मैं डॉट डॉट करके दिखा दे रहा हूँ, अभिलंब को मैं डॉट डॉट करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ हल्का हल्का ये कर दे रहा हूँ जिससे मुझे ये पता पड़ जाए भाई ये कोई और माध्यम है। ठीक है, इस माध्यम को मैं नाम लिख दे रहा हूँ, कांच का है या जल मान लीजिए, आप जो भी मन करे आपका वो मान लीजिए। ठीक है, यहाँ जो माध्यम है उसको हम क्या बोल दे रहे हैं भाई, वायु है। क्या है, वायु है। ठीक है, तो वायु जो है वो कौन सा है, माध्यम नंबर 1 है। कांच जो है वो कौन सा है, माध्यम नंबर 2 है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो भाई इसको जाना चाहिए था ऐसा, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधी न जाकर अभिलंब की ओर झुक गई, सीधी न जाकर किसकी ओर झुक गई बच्चों, अभिलंब की ओर। ठीक है, यह कहने का मतलब है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अच्छा, ये चित्र बना लेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लो मैं ऐसे खींच रहा हूँ सब पूरा, इसे कर देंगे एन, यानी कि नॉर्मल। नॉर्मल को कहते हैं हिंदी में अभिलंब। ठीक है, बातें तो समझ में आ गई होगी भाई। वायु वाला जो माध्यम है वो हमने 1 माना है और ये वाला माध्यम क्या है, 2 माना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, वायु मतलब निर्वात है। जैसे मेरा हाथ इस समय चल रहा है तो किस में चल रहा है, वायु में चल रहा है। ठीक है, अब आप अपने हाथ को कभी भी वायु में चला के देखिए और फिर जल में चला के देखिए तो आपको दिखाई देगा कि वायु में आपको कुछ भी फील नहीं होगा अपने हाथ से लगते हुए कि भाई कोई चीज़ हमसे टच भी हो रही है। लेकिन जब आप जल में हाथ को इस तरह से करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई जल के जो अणु हैं आपके हाथ को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वायु में प्रकाश की जो चाल होगी वो बहुत ज़्यादा तेज होगी, जबकि कांच में जो प्रकाश की चाल है वो क्या होगी, बहुत कम होगी। और यही एक रीजन है जिस कारण से ये अपवर्तन हो रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं भाई विरल माध्यम और सघन माध्यम में या अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है जिसके कारण से अपवर्तन होता है। कभी भी कोई रीजन पूछे तो रीजन बता सकते हैं भाई, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है जिस कारण से अपवर्तन होता है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर मैं और कराता हूँ आगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी अपवर्तन पढ़ लिया था। अपवर्तन को आप एक बार रिपीट मार लेंगे तब वीडियो को थोड़ा आगे चलने देंगे। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ अब कि भाई प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो है हमें पढ़ने हैं। तो अपवर्तन के नियम जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप लिस्टेड कर लें कि भाई इंपॉर्टेंट है, याद करने ही करने हैं आपको। तो समझ लीजिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नंबर, पहला जो नियम है हम बोलेंगे भाई इसमें, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जैसा हमने पहला नियम परावर्तन में पढ़ा था वैसा ही इसमें, इस नियम के अनुसार क्या लिख रहे हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण, उसमें परावर्तित था इसमें अपवर्तित हो जाएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल या जो भी आप बोलना चाहते हैं इसे समतल में होते हैं।
अच्छा एक बात और, आप यहाँ पर चाहे तल बोलो चाहे समतल बोलो, एक ही प्लेन में होते हैं। मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। जैसे उसमें समझाया था ना वैसे ही इसमें समझाऊंगा, एक बार में याद हो जाएगा, बस आप चित्र पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि नीचे का जो माध्यम है वो किसी चीज़ और का माध्यम है, जैसे मान लो कांच का ही है, ये लो मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे क्या है कांच है और यहाँ पर क्या है भाई वायु है। वायु वाला नंबर 1 पे मान रहे हैं, कांच वाला नंबर 2 पे मान रहे हैं। जब कोई प्रकाश किरण आएगी टकरा के, यहाँ पर मैं अभिलंब खींच दे रहा हूँ, इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसी नहीं जाकर ये ऐसी चली गई, ठीक है, ये यहाँ चली गई प्रकाश किरण, तो क्या हुई अपनी मार्ग से विचलित हो गई। तो मेरा बताने का मतलब ये है, ये जो किरण आई है किसी प्रकाश स्रोत से आई होगी, ये प्रकाश स्रोत मान लो, तो जो किरण आई है इसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और जो किरण निकल के गई है यानी कि इसका अपवर्तन हुआ है, तो इसे बोलेंगे भी अपवर्तित किरण, इस वाली किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण। एडिटर साहब देखना जरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं, देखना जरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, ठीक है ठीक है। मुझे थोड़ा संशय था कि बच्चों को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा था। चलिए भाई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ये जो बिंदु है इसका नाम अभी बताया था मैंने, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, इसका नाम क्या था भाई एन, या फिर हिंदी में बोल रहे थे हम इसे अभिलंब, क्या बोल रहे थे अभिलंब। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अच्छा यहाँ किरण लिखना भूल गया हूँ, किरण लिख लीजिएगा सब बच्चे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, सही से नोट्स बना लेना आप लोग। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं, तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। अब एक बात तो हमने पढ़ ली भाई, इस लंबाइयों से जो रिलेटेड नियम था वो तो हमने पढ़ लिया, और मैंने बताया था एक नियम जो होता है वो कोणों से रिलेटेड होता है, उस नियम को और हम पढ़ेंगे। तो भाई ये वाला जो कोण है अभिलंब के साथ जो बन रहा है, इस कोण का हम नाम देंगे इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण। और ये वाला जो एंगल है अभिलंब के साथ में, इसको हम नाम देंगे आर, इसका नाम होगा, यहाँ पर जगह तो है नहीं मेरे पास में, लो मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाएगा। ये जो आर है इसका नाम होगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम जो होगा वो कोणों से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो कोणों से रिलेटेड वाला जो नियम है वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, उधर मेरे पास में जगह है नहीं तो यहाँ लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, रेड पेन से लिख दे रहा हूँ नियम नंबर 2। इस नियम के अनुसार क्या होगा, आपको अगर ये चीज़ नहीं लिखनी है तो मत लिखो भाई। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अच्छा यहाँ पर आइए, इसको हम क्या करेंगे भाई, साइन आई और साइन आर, मतलब इस वाले कोण की साइन और इस वाले कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होगा, अनुपात एक नियतांक होगा। तो मैं लिखूंगा भाई ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, तो हम लिखेंगे भाई आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है।
होता है। फिर से पढ़ेंगे भाई, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया, जिसे हम साइन आर बोलेंगे, इन दोनों का अनुपात सदैव एक नियतांक होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। हम लिखेंगे भाई अर्थात, ये लोग क्लियर कर दे रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो जाएगा नियतांक, और इसी नियतांक को हम नाम दे देंगे भाई एन। ओके, ये जो नियतांक होगा इसी को नाम क्या दे देंगे, एन। ठीक है, और इसी एन को हम कहेंगे आगे चल के अपवर्तनांक। आगे चल के क्या कहेंगे बच्चों, अपवर्तनांक। याद रखेंगे ये बातें। आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। हमने लिख भी दिया, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि साइन आई का अनुपात साइन आर से एक नियतांक होगा, और उस नियतांक का नाम देंगे हम एन, और इसे बोलेंगे अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे भाई, अपवर्तनांक। और ये अपवर्तनांक होगा क्या, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। इसकी भी मैं अलग डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बस पहले तो आप इतना समझ लीजिए, एक नियतांक होता है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक बात और लिख लेंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेंगे। स्नेल के नियम नाम से भी पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इन्हें मिटा दूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखिए, आपसे एक एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर उस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो किधर को झुकेगी, भाई अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछते हैं भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर की ओर हटेगी। तो मैं आपको बताता हूँ, एक नया तरीका बताता हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। अच्छा ये बताइए, आपके पास में दो रोड हैं, सड़क पर आप चल रहे हैं। एक सड़क पर जो है भीड़ ज़्यादा है और एक सड़क पर जो है भीड़ कम है, या फिर कम है भीड़, ऐसा मान के चल लीजिए, बहुत कम लोग हैं चलने वाले। तो आप मान लीजिए आपके पास तो बाइक होंगी भाई, और बाइक जब चला रहे हैं तो आप किस रोड पर बाइक को तेज़ चलाएंगे और किस रोड पर हल्के, ये बताइए। तो आप में से ज़्यादा लोगों के जवाब होंगे जिस पर भीड़ कम है। भीड़ कम है, यदि भीड़ कम है तो उस कंडीशन में आपकी जो स्पीड है, स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। स्पीड को एक और भाषा में मैं बोलता हूँ भाई चाल, मैं क्या आप सभी भी बोलते हैं चाल। यदि भीड़ कम है तो चाल ज़्यादा होगी, और चाल को हम यहाँ शो करेंगे v से। किससे शो करेंगे बच्चों, v से। बात तो समझ में आ रही है भाई, चाल को किससे शो करेंगे, v से। अब अगर माध्यम पहले माध्यम की चाल है तो उसे v1 मानेंगे, और दूसरे माध्यम की चाल है उसे मानेंगे भाई v2। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अब आप अपने हिसाब से लेके चलिए, प्रकाश के हिसाब से मत लेके चलिए। मान लीजिए ये क्या है, एक समतल है जिससे नीचे के लिए माध्यम नंबर 2 है और ये माध्यम नंबर क्या है, 1 है। प्रकाश किरण आई टकराकर, यहाँ पर मैंने बना दिया अभिलंब। ये है वो माध्यम, ये वो वाला माध्यम है जिसमें भीड़ कम है। भीड़ कम, और भीड़ कम का मतलब होता है विरल, बेगरा माध्यम। ऐसे भी याद कर सकते हैं, गांव वाले बच्चे सभी समझ जाएंगे। बेगरा माध्यम यानी विरल माध्यम, यानी कि भीड़ कम। अगर भीड़ कम है तो वो माध्यम क्या होगा भाई, विरल होगा। भीड़ अधिक, यानी कि चलने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो माध्यम कैसा होगा, सघन माध्यम। ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं, सघन माध्यम, यानी कि घना माध्यम। ऐसे याद रखेंगे आप लोग, घना माध्यम। तो मेरा यहाँ बताने का मतलब ये है, अगर भीड़ कम है तो आपकी स्पीड क्या होगी, तेज होगी। यानी कि इसकी स्पीड हम क्या मान लेना भाई v1, और इसकी स्पीड क्या मान लेना भाई v2। तो अब ये बताओ, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे भाई v1 जो है वो ज़्यादा होगी स्पीड किससे, v2 से। ये बात तो बोलेंगे ना। अरे भाई v1 जो है, यानी कि इसमें जो चाल है आपकी वो ज़्यादा होगी किससे, v2 से। अगर आपकी चाल मतलब इस वाले माध्यम से ज़्यादा है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं जिसमें चाल कम हो, जिस माध्यम में चाल कम हो उस माध्यम में प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुकेगी। ओके, बात समझ में आई या नहीं आई। प्रकाश की चाल जो है कम हो रही है, क्या हो रही है, प्रकाश की चाल क्या हो रही है, कम हो रही है।
तो किरण किसकी ओर झुकेगी? अभिलंब की ओर। इसे कह रहे हैं अभिलंब। अभिलंब। चलिए मैं इसको अच्छे तरीके से लिखता हूँ तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके विपरीत भी लिख देंगे हम। पहले आप एक चित्र समझ लेंगे भाई, ये कौन सा माध्यम है? विरल। और ये कौन सा है? सघन। माध्यम नंबर 1 विरल माध्यम, माध्यम नंबर 2 सघन माध्यम। तो याद रखना, आप नोट डाल लीजिए या कुछ भी डाल लीजिए यहाँ पर, याद रखने योग्य बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। विरल माध्यम से सघन माध्यम, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं अभिलंब, ठीक है। यदि किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो, अब तो समझ में आ गया विरल माध्यम क्या है, बेगरा माध्यम, सघन माध्यम क्या है, घना माध्यम। तो जिसमें भीड़ कम है उसमें से अगर तुम ज़्यादा भीड़ वाले माध्यम में जाओगे, ज़्यादा भीड़ वाले सड़क पर जाओगे तो कम तेज, मतलब आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। और स्पीड जिसमें कम होगी, जिसमें स्पीड कम होगी आपकी स्पीड डल हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, तो आप किधर की ओर झुक जाएंगे? अभिलंब की ओर। तो हम बोल सकते हैं भाई प्रकाश किरण विरल से जब सघन में जाएगी तो किसकी ओर झुकेगी? अभिलंब की ओर। शॉर्ट नोट्स करके बना के लिख लेंगे भाई ये बात। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए प्रकाश किरण, या किरण लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। अभिलंब की ओर झुकेगी। हाँ, ऐसा मत सोचना कि प्रकाश पुष्पराज की तरह है, बोलेगा कि मैं झुकेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अच्छा, इसी का अगर उल्टा कर दे भाई, सघन माध्यम से क्या कर दे भाई? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो किसकी ओर झुकेगी? ये आपको भाई कमेंट में कर देना है, ठीक है। अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी, ये आपको कमेंट में कर देना है। चलो मैं ही लिख दे रहा हूँ, आप कमेंट में क्या ही करोगे। अभिलंब से दूर हटेगी। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जब आप प्रकाश को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ना, विश्वास मानिए कि आपके एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ भाई, किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। यहाँ पे भी किरण लिख लो। हाँ, यहाँ किरण नाम वाली किरण नहीं है, कहीं आप लोग सोचो तू है मेरी किरण, वो वाली नहीं है। यहाँ पर किरण कौन सी है? प्रकाश की किरण है, ठीक है। किसकी बात चल रही है भाई? प्रकाश की किरण की। आप लिख लीजिएगा। चलो स्क्रीनशॉट मार लो, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ अभी। देखिए, अपवर्तन का कारण हमने लिख लिया है, पहली हेडिंग, मतलब ये हेडिंग लिख ली है। इसमें हम बहुत सारे कारण नहीं बताने होते हैं, बस हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ लिख देंगे विभिन्न माध्यमों में या अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ये बात समझ लेंगे भाई, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जिस कारण से अपवर्तन होता है, जिस कारण से अपवर्तन होता है। एक बात और याद रखेंगे, जब चाल कम हो तो अभिलंब की ओर झुकेगी, जब चाल ज़्यादा हो तो अभिलंब से दूर हटेगी। प्रकाश किरण जब चाल अगर कम हो रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल कम हो रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और चाल बढ़ रही है यानी कि स्पीड बढ़ रही है तो अभिलंब से दूर की ओर हटेगी, ठीक है। चलिए अब हम एक लास्ट हेडिंग और है जो हम करने जा रहे हैं, अपवर्तन की, ये लो मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूँ, अपवर्तन
के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण। तो अपवर्तन के उदाहरण में हम लिख सकते हैं भाई, जैसे किसी जल से भरे हुए कांच के गिलास में हम किसी लकड़ी को डुबो दें या पेंसिल को रख दें तो पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है। तो पेंसिल कैसी होती है? टूटी हुई प्रतीत होती है। ये कारण आपको होमवर्क में बता दे रहा हूँ, घर से लिख के लाने हैं, ठीक है? किताब या किसी की सहायता से लिख लेंगे भाई। जब किसी जल से भरी हुई बाल्टी में वगैरह में, ये आप घर से भी करके देख सकते हैं, कोई लकड़ी को डुबोएं तो लकड़ी भी आपको टूटी हुई प्रतीत होगी, ठीक है? अगर किसी बाल्टी में पानी या किसी बर्तन में पानी भरकर रख दें और उसे धूप में रख दें तो धूप में आपको दिखाई देगा कि बर्तन की जो सतह है जिस जगह पर है उस जगह पर नहीं दिखाई देगी, उससे थोड़ी ज़्यादा उठी हुई दिखाई देगी, उठी हुई प्रतीत होगी। तो ये सब जो है वो अपवर्तन के उदाहरण हैं। और भी अगर गांव वाले बच्चे होते हैं या कोई भी होते हैं, ये ट्यूबवेल वगैरह पर नहाते हैं या स्नान करते हैं, उस टाइम पे बात करते समय आप देखेंगे कि आपके जो पैर हैं वो नहाते वक्त बहुत छोटे प्रतीत होंगे, जितने छोटे होंगे नहीं, बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। ये सब किसके उदाहरण है भी? अपवर्तन के उदाहरण हैं, ठीक है? और भी अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लो रात में आप तारों को देख रहे हैं तो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगर तारे जो है टिमटिमा रहे हैं तो इसका कारण ये है कि जो तारे या चंद्रमा से आने वाला प्रकाश होता है ना, उसके बीच में वायु के कारण उस प्रकाश में अपवर्तन होने लगता है, और अपवर्तन होने के कारण उसका जो कोण है हमारी आँख पर बड़ा बनने लगता है, उसका कोण हमारी आँख पर बड़ा बनने लगता है, जिस कारण से वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपके लिए रीज़न बन जाता है कि भाई अपवर्तन के कारण। किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तनांक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है? यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी जो अध्ययन की जर्नी है वो और ज़्यादा बेहतर हो हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे।